नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी आज 4 बहुत महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बताने वाला हूं मैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में सभी शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है उनका ट्रांसफ़र किया जाना है और जो विद्यालय अध्यापक है उनका भी ट्रांसफ़र होना है, जिसके रिगार्डिंग अप्लाई 7 नवंबर से ही शुरू हो गया है दोस्तों। ट्रांसफ़र होने के बाद नियोजित शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, क्या नियोजित शिक्षकों को पे मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इंडेक्स के अनुसार वेतन मिलेगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो नियमावली थी उसमें जो है सिर्फ कहा गया था कि गृह अनुमंडल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं हो सकेगा। लेकिन जिस अनुमंडल में आप पढ़ाते हैं यानी जहां पर आपकी पोस्टिंग है, आप वहां पर अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। लेकिन जब अप्लाई शुरू हुआ है दोस्तों, जो ई शिक्षा कोष पोर्टल के द्वारा अप्लाई हो रहा है उसमें कुछ और ही शो कर रहा है। आपकी जहां पर पोस्टिंग है आप वो उस अनुमंडल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस अनुमंडल में परमानेंट एड्रेस है आपका, आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी का जो अनुमंडल है आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी भी शिक्षिका है तो उनके अनुमंडल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कोई चीज़ भी होता है दोस्तों, वो नियमावली के अनुरूप होता है। जैसे कि नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा देना था, वो एक नियमावली के द्वारा जो है परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से शिक्षक 1,87,000 लगभग उत्तीर्ण हुए। लेकिन जो ट्रांसफ़र नियमावली आई थी दोस्तों, अभी जो अप्लाई हो रहा है वो नियमावली के अनुकूल नहीं हो रहा है। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले वो 2 लेटर को देखेंगे जिसको देख करके नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। वो जो पहला लेटर है दोस्तों वो ये है, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 26 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई थी दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है, जिसके अनुसार जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी राज्यकर्मी हैं, जो सुविधा लाभ दिया जाता है उसके समान जो है नियोजित शिक्षकों को भी लाभ मिले, सुविधा मिले, इसीलिए ये नियमावली बनाया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी में जो स्कूल पोस्टिंग किया गया था दोस्तों, वो रेंडमाइजेशन के थ्रू से किया गया था एलोटेड जिला में। लेकिन यहाँ सक्षमता में पहले कहा गया कि एलोटेड जिला में ही रेंडमाइजेशन के थ्रू पोस्टिंग किया जाएगा, लेकिन अब अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जा रहा है। लेकिन अनुमंडल का ऑप्शन भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से जिलों में 1 अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है। होम अनुमंडल में, होम सब डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। जिस अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरह का कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों में। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड को जो है एजेंसी चुना था बिहार सरकार ने। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता 1 सक्षमता 2 का परीक्षा हो गया है। और मेन चीज़ दोस्तों यही है, प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। और परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे। यानी आपको 3 जिला का विकल्प मांगा गया था और 3 में से 1 जिला, 1 डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ था मार्क्स के अनुसार।
सक्षमता में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिला का आवंटन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता 1 के रिजल्ट में बहुत से शिक्षकों को मेधा के अनुसार जिला आवंटन कर दिया गया था और सभी शिक्षक जो है सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं वो सोच रहे थे कि उनके जिला में ही उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और बहुत लोग शुरू में फॉर्म नहीं भर रहे थे। एक श्री केशव कुमार पाठक का एक लेटर आया था जिसको देख करके सभी शिक्षकों ने अधिक से संख्या में जो है फॉर्म भरा था। वो ये वाला लेटर है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 7 फरवरी का लेटर है। के पाठक का इसमें साइन है। उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वही थे। 7 फरवरी को जो उनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया था वो ये था दोस्तों, प्रेषक के पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। सभी जिला के पदाधिकारी को उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था कि शहरी क्षेत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के संबंध में, यानी जो शहरी क्षेत्र है, नगर निकाय क्षेत्र है या नगर निगम है, वहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है उसके संबंध में लिखा गया था। उस समय आप अवगत हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरण TRE1 TRE2 में बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। यानी BPSC TRE1 TRE2 द्वारा बहुत से शिक्षकों की बहाली हुई थी। इसमें से लगभग 35,000 अध्यापक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे। उसमें से लगभग 35,000 क्या थे? नियोजित शिक्षक थे। इन नियोजित शिक्षकों के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित हो जाने के फलस्वरूप कई जिलों में स्कूलों में रिक्तियां उत्पन्न हुई है। यानी जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने और उसके कारण जो है बहुत से स्कूलों में सीट वैकेंट हो गया। आप स्मरण करना चाहेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के दोनों चरणों में चुने गए अध्यापक केवल ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं। यानी BPSC TRE1 TRE2 में जो रेंडमाइजेशन के थ्रू स्कूल पोस्टिंग हुआ था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था और शहरी क्षेत्रों में नहीं हुआ था। शहरी क्षेत्रों में नहीं हुई थी। शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर नियोजित शिक्षकों का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो जाने के बाद शिक्षकों की कमी हो गई है। जाहिर सी बात है, शहरी क्षेत्र से भी बहुत लोगों का विद्यालय अध्यापक में चयन हुआ तो वो ग्रामीण क्षेत्र ज्वाइन कर लिए, शहरी क्षेत्र छोड़ दिए। ऐसी स्थिति में बहुत सी सीट वैकेंट हो गया। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन करें तथा तदनुसार रेशनलाइजेशन करते हुए शहरी क्षेत्रों में रिक्तियां आवश्यकता को विभाग को सूचित करें। यानी शहरी क्षेत्र में कितना रिक्ति है या कितना सीट खाली हुआ है, विभाग को जो है इसकी सूचना देना था। ऐसा करते समय आप छात्र नामांकन का ध्यान रखें, यानी बच्चों का कितना एडमिशन है उसका ध्यान रखें, किंतु यह भी ध्यान रखें कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह प्रयास रहे कि प्रत्येक विषय का शिक्षक उस विद्यालय में उपलब्ध हो, चाहे नामांकन कितना भी हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर जो है खास तौर पे सभी विषय का टीचर होना चाहिए, चाहे नामांकन कितना भी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का पहला चरण 26 फरवरी 2024 से शुरू हो गया था। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर शहरी क्षेत्र में ही पदस्थापन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों। उस समय जो 7 फरवरी को लेटर आया था, उस समय के जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षमता परीक्षा में जो भी शिक्षक उत्तीर्ण होंगे मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको शहरी क्षेत्रों के स्कूल में पोस्टिंग किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि आप शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में शिक्षकों के संबंधित रेशनलाइजेशन जो है आप विभाग को भेजें। विभाग ने ऐसा भेज दिया था। ये शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग हो सके, कुछ इसलिए भी बहुत से शिक्षकों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई है दोस्तों, इसमें तो कुछ और ही नियम लगा हुआ है। नियमावली के अनुरूप कुछ भी नहीं हो रहा है। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली है जो 9 अक्टूबर 2024 को बिहार के गजट में शामिल किया गया था, असाधारण अंक, इसका जो नियमावली है दोस्तों, इसमें साफ साफ दिया गया था कि जो महिला शिक्षक होगा उनको जो है विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र कहाँ नहीं होगा? स्वयं के गृह पंचायत, यानी कि उसका जहाँ पर अभी घर है, नगर निकाय, और पति जहाँ पर पति का घर है वहाँ पर नहीं होगा। वर्तमान पदस्थापन
जहाँ पर अभी उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर नहीं होगा। ये 3 जगह को छोड़ करके चौथा जगह उनका पोस्टिंग कहीं पर भी किया जा सकता था। वहीं पर जो पुरुष शिक्षक थे उनका जो ट्रांसफ़र करने का जो नियमावली में दिया गया था वो दिया गया था कि पुरुष शिक्षक जिले का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी जो जिला दिया गया है उसके विकल्प के आधार पर कहाँ नहीं होगा, सिर्फ गृह अनुमंडल नहीं होगा। उसकी जो पुरुष शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग कहाँ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ होम सब डिवीज़न पे नहीं होगा। लेकिन अभी जो दोस्तों ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो अप्लाई चल रहा है उसमें जो पोस्टिंग सब डिवीज़न है उसमें भी अप्लाई नहीं ले रहा है। यानी आप तो जहाँ पर आपका घर है जिस अनुमंडल में आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है उस अनुमंडल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे पुरुष शिक्षकों के लिए। जहाँ पर उनकी पत्नी का मैके है वहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस अनुमंडल में, और जहाँ पर पत्नी का पोस्टिंग है उस अनुमंडल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पुरुष शिक्षकों के लिए जिनकी वाइफ शिक्षिका है उनको 4 अनुमंडल छोड़ करके 5वें अनुमंडल में अप्लाई करने का अवसर दिया गया है। वहीं पर जिसकी पत्नी शिक्षिका नहीं है, यानी जो पति पत्नी शिक्षक या शिक्षिकाएं नहीं है, उनको जो है अपना पोस्टिंग अनुमंडल, अपना होम अनुमंडल और जो पत्नी का अनुमंडल है उनको 3 अनुमंडल छोड़ करके अप्लाई करने का अवसर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सभी शिक्षक क्या करें, सब घर से बेघर होने वाले हैं। नियमावली के अनुरूप जो है किसी का अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो टीचरों का ट्रांसफ़र होगा उनका जो है कुछ रिक्ति नहीं दिया गया है, लेकिन जो नियमावली था ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नियमावली थी उसका 2 नंबर पॉइंट का पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है क्या, अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर 10%, 30%, 30%, 30% प्रतिशत रूप में जिला स्तर पर मतलब शिक्षक होंगे सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जाएगा। यानी किसी विद्यालय में नियमित शिक्षक 10% रह सकते हैं, उसी विद्यालय में 30% जो है विशिष्ट शिक्षक रह सकते हैं, उसी विद्यालय में 30% जो है विद्यालय अध्यापक रह सकते हैं और उसी विद्यालय में 30% जो है नियोजित शिक्षक रह सकते हैं। यानी अगर एक विद्यालय में 10 सीट वैकेंट है उसमें से एक नियमित शिक्षक की बहाली हो सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है, 3 विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफ़र हो सकता है, 3 विद्यालय अध्यापक का ट्रांसफ़र हो सकता है और 3 नियोजित शिक्षक वहाँ पर रह सकते हैं। रिक्ति नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो कंडिका 2 दिया हुआ है दोस्तों, इसके अनुरूप आपके स्कूल में जितने कार्यरत शिक्षक हैं उसके अनुसार आप इसका रिक्ति का कैलकुलेट आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके लिए निराशा वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मार्गदर्शिका दिया गया है वो 4 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। पॉइंट 1 का जो 4 नंबर है दोस्तों उसमें दिया गया है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विकल्प जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक हैं वे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए अप्लाई करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पटना हाईकोर्ट के केस में सरकार ने कहा था कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं वे स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मार्गदर्शिका दिया गया है दोस्तों नियमावली का, उसमें कहा गया है सभी सक्षमता पास शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है। वहीं पर विद्यालय अध्यापकों के लिए यानी बीपीएससी शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य नहीं है। बीपीएससी शिक्षक आवश्यकता अनुसार वो चाहें तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा वो उसी विद्यालय में यथावत रह सकते हैं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनका ट्रांसफ़र निश्चित होगा दोस्तों नियमावली के अनुसार। और जो डाउटफुल वाले शिक्षक हैं, जो डाउटफुल वाले टीचर हैं जिनका काउंसलिंग हो गया था सक्षमता रिजल्ट के उपरांत, लेकिन उनका जो है किसी कारणवश डाउटफुल लिख दिया गया था या उनका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जैसे ही आप सभी अपने आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करेंगे
सबके जो है टीचर लॉगिन पे एक आइकॉन दे दिया गया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक आइकन दे दिया है। आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबका होगा, अप्लाई कर सकते हैं, जो डाउटफुल हैं वो भी, और जिनका काउंसलिंग क्लियर नहीं हो पाया था वो भी। सिर्फ अब्सेंट जिन शिक्षकों ने अपना काउंसलिंग नहीं कराया था वो काउंसलिंग सेंटर तक गए ही नहीं, उनका फिंगर हुआ ही नहीं, यानी कि जो अब्सेंट हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों आप लोग अपना अपना आईडी से लॉगिन करके देख सकते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आइकन आपके स्क्रीन पे होगा और आप सुविधा अनुसार आप अनुमंडल का चयन कर सकते हैं। जहाँ तक बात पुरुष शिक्षकों का है, जब वे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए लॉगिन करते हैं तो उनके सामने कुछ स्क्रीन खुलता है कि आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, पुरुष शिक्षक के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर और जो है रुग्णता के आधार पर। तो आप पुरुष शिक्षक का जैसे ही चूज़ करेंगे आपके स्क्रीन पे एक आइकन खुल जाएगा, आप जो है उसके अनुरूप उसको भर सकते हैं। यदि आप अपनी पत्नी का अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए तो उसमें भी आपको एक आइकन खुलेगा, पूछेगा कि आप किस आधार पर जो है अपनी पत्नी का ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, पति के पदस्थापन के आधार पर या महिला शिक्षिका के आधार पर। जैसे ही आप पति के पदस्थापन का आधार पर चुनेंगे तो भी एक ऑप्शन खुलेगा और महिला शिक्षिका के आधार पर उसमें भी एक ऑप्शन खुलेगा। तो बेहतर ये होगा दोस्तों, जो पति पत्नी शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, पत्नी को जो है अपना होम पंचायत छोड़ करके और पति का जो पोस्टिंग पंचायत है उसको छोड़ करके घर के बगल का कोई 10 पंचायत चूज़ करवा दीजिए और उसी के आधार पर आप अपना भी कुछ अनुमंडल जो है चूज़ कर लीजिए। अन्यथा यदि पति के पदस्थापन के आधार पर अगर पत्नी का आप अप्लाई करवाते हैं तो जहां पर पति का पोस्टिंग होगा जिस अनुमंडल में, उसी अनुमंडल में पत्नी का भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि अनुमंडल का एरिया जो है छोटा नहीं होता है, एक अनुमंडल में 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक इस प्रकार से रहते हैं। तो आवश्यकता अनुसार, सुविधा के अनुसार आप लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात उनके पेमेंट का है दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक होंगे उनका अभी 30,420 रुपया मूल वेतन है। यदि उनको सरकार जनवरी वाला इंक्रीमेंट का लाभ नहीं देगी और ओबीसी शिक्षक बना दिया जाता है जनवरी में ट्रांसफ़र करके, और नियमावली के अनुसार अगर उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा तो 30,750 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। यदि फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ देगी सरकार तो उनका मूल वेतन 35,640 रुपया हो जाएगा। नियमावली में दोनों चीज़ दिया गया है दोस्तों कि पे प्रोटेक्शन का भी लाभ मिलेगा, फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी लाभ मिलेगा। यदि दोनों लाभ मिलता है तो जो 2003 के नियोजित शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन 35,640 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अभी 27,010 रुपया है। यदि जनवरी में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वे विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, जो समस्थानिक मूल वेतन होगा दोस्तों उनका 27,320 रुपया हो जाएगा। और नियमावली के अनुसार अगर फिटमेंट मैट्रिक्स का भी अगर सरकार लाभ देती है तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 2016 के शिक्षक हैं, यदि सरकार उनको जो है सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो मूल वेतन 26,250 हो जाएगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार अगर वेतन देगा तो 30,750 रुपया हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है दोस्तों वो जो 2022 के 6th फेज के जो टीचर हैं उनको होने वाला है। जो उनको मिल रहा है मूल वेतन वो 21,940 के आधार पर मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वे राज्यकर्मी बनते हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सरकार अगर उसको सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो उनका मूल वेतन 25,000 हो जाएगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी अगर लाभ देगी तो उनका वेतन 26,250 रुपया हो जाएगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मूल वेतन के बारे में बता रहा हूँ सभी प्रकार के शिक्षकों का। इसमें से एक शिक्षक और हैं दोस्तों जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, उनका जो मूल वेतन है वो 27,820 रुपया है, 2010 वाले जो नियोजित टीचर हैं, और उसी के आधार पर समस्थानिक के आधार पर उनको पेमेंट मिलेगा। और सरकार अगर पे प्रोटेक्शन का सिर्फ लाभ देगी तो हो सकता है कि 1,000 से 2,000 रुपया सभी शिक्षकों का जो अकाउंट में क्रेडिट होगा वो कम हो जाए, लेकिन एनपीएस में सबका जो है 10,000 प्लस रुपया जमा होगा। और यदि सरकार नियमावली के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स का भी अगर लाभ देती है तो सभी प्रकार के शिक्षकों का 2 से 4,000 रुपया महीना बढ़ जाएगा, यानी अकाउंट में क्रेडिट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली
का पॉइंट नंबर 8.1, 8.2 इसमें कहा गया है दोस्तों कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार पेमेंट दिया होगा सभी विशिष्ट शिक्षकों को, यानी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको कितना वेतन मिलेगा आप इस टेबल पे देख सकते हैं दोस्तों। और जो अभी आपका मूल वेतन मिल रहा है पे प्रोटेक्शन के अनुसार आप अपना मूल वेतन का कॉलम देख लें कि कौन सा आपको जो है इंडेक्स पर मिलेगा। यदि आपको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी अगर वेतन दिया जाता है तो आप इस कॉलम से इस चार्ट से आप मिला सकते हैं दोस्तों। ये तो नियमावली में दिया हुआ है 8.1, 8.2, लेकिन जो टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है जिस नियमावली के द्वारा, नियमावली के अनुकूल कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियमावली में दिया गया है कि आपको पोस्टिंग ब्लॉक को छोड़ करके, यानी आपका जो होम अनुमंडल है, यानी आपका जो होम सब डिवीज़न है उसको छोड़ करके आप किसी भी अनुमंडल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ई शिक्षा कोष पोर्टल के द्वारा जो अप्लाई लिया जा रहा है उसमें पोस्टिंग सब डिवीज़न भी ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो होम सब डिवीज़न है और आपकी जो पोस्टिंग सब डिवीज़न है ये दोनों अनुमंडल को छोड़ करके ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप मैरिड हैं तो आपका जो पोस्टिंग सब डिवीज़न है उसे छोड़ करके, आपका जो होम सब डिवीज़न है उसे छोड़ करके, आपके पत्नी का जो मैके का सब डिवीज़न है उसे छोड़ करके, यदि आपकी पत्नी शिक्षिका है उसका जो पोस्टिंग सब डिवीज़न है उसको छोड़ करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिए थे और आप उत्तीर्ण हो गए हैं, यदि आप अप्लाई नहीं भी करेंगे फिर भी आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।